अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हमने एगोराफोबिया पढ़ेंगे और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एगोराफोबिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डीएसएम के अकॉर्डिंग। क्राइटेरिया ए में बताया गया है मार्क्ड फियर और एंजाइटी अबाउट टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव सिचुएशन। इन्होंने नीचे फाइव सिचुएशंस दी हैं और इसमें बोला है कि इनमें से कोई सी दो या दो से ज्यादा सिचुएशंस प्रेजेंट होनी चाहिए कि जिसमें इंडिविजुअल को फेयर हो और एंजाइटी हो। नंबर वन पे है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हुए इन इंडिविजुअल्स को फेयर हो रहा होता है और घबराहट हो रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है। या फिर बीइंग इन ओपन स्पेसिस, खुली जगहों पे इन लोगों को घबराहट होती है, खौफ आता है, जैसे कि अब पार्क है, मार्केट प्लेस है कोई, या ब्रिजेस हैं। नंबर थ्री पे है या उन्हें क्लोज प्लेसेस पे जो है ना, बंद जगहों पे उन्हें खौफ आएगा या फिर घबराहट होगी। इसमें शॉप्स आ जाती हैं, थिएटर्स आ जाते हैं, सिनेमास आ जाते हैं। स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन अ क्राउड, या फिर किसी जो है ना लाइन में खड़े होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी की ही अगर हम बात कर लें कि यूनिवर्सिटी में जब फीस सबमिट करवानी हो या कोई इशू आ जाए हमारी फीस सबमिशन में, तो काफी सारे बच्चे जिस तरह लाइन में खड़े होते हैं, तो उस तरह अगर ये इंडिविजुअल लाइन में खड़े हों तो उससे इन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है और एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, खौफ आना शुरू हो जाता है। या फिर अगर ये बहुत ज्यादा हजूम में हो, क्योंकि लाइन में भी बहुत ज्यादा हजूम होता है, या फिर वैसे ही इनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हजूम हो, तो उस वजह से भी इन्हें घबराहट होगी या फिर खौफ महसूस होगा। बीइंग आउटसाइड ऑफ द होम अलोन, या फिर ये लोग जब अकेले घर से बाहर निकलते हैं, अकेले घर से बाहर जाते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा खौफ आता है और एंजाइटी होती है और मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं। एंजाइटी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से रिलेट करती है, तो बार बार इन्हें यही थॉट्स आ रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो इसी वजह से इन्हें खौफ आ रहा होता है और घबराहट हो रही होती है। तो इन पांच सिचुएशंस में से कोई सी दो सिचुएशन या दो से ज्यादा सिचुएशन में इंडिविजुअल को एंजाइटी होगी और फेयर होगा। अगर ये हमारा जो है ना, इस तरह इन पांच में से कोई सी दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिनमें इंडिविजुअल को एंजाइटी और फेयर होगा, तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया ए है डीएसएम के अकॉर्डिंग, वो फुलफिल हो जाता है। उसके बाद क्राइटेरिया बी की बात करते हैं। इंडिविजुअल फेयर और अवॉइड्स दीज सिचुएशंस बिकॉज ऑफ थॉट्स दैट एस्केप माइट बी डिफिकल्ट और हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ डेवलपिंग पैनिक लाइक सिम्टम्स और अदर इन एम्बैरसिंग सिम्टम्स। यानी कि इन लोगों को क्या खौफ होता है, किस वजह से ये लोग इन जगहों पे जाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इस जगह पे कोई इश्यू हो जाए तो इस जगह से भागना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर इनको जो है ना सिम्टम्स, पैनिक लाइक सिम्टम्स शो होने हो जाए, या एम्बैरसिंग सिम्टम्स, इनके लिए ये सिम्टम्स एम्बैरसिंग ही होंगे कि इन्हें जो है ना पैनिक लाइक सिम्टम्स शो होंगे कि उस टाइम पे सेम इस तरह से सिम्टम्स होंगे कि जैसा कि हार्ट अटैक आया है। तो इस वजह से इन लोगों के लिए ये एम्बैरसिंग सिम्टम्स होंगे कि सारे लोग हमें देखेंगे कि हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये लोग कहते हैं कि कहीं हमें इस तरह सिम्टम्स जो है ना, इन जगहों पे सिम्टम्स आना शुरू ना हो जाएं, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना शर्मिंदा होना पड़े। इस वजह से भी ये लोग इन जगहों पे जाने से अवॉइड करते हैं। क्राइटेरिया सी में बताया गया है एगोराफोबिक सिचुएशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फेयर और एंजाइटी, यानी कि जब भी एगोराफोबिक सिचुएशंस आएंगी, सिचुएशंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या सिचुएशंस होती हैं, तो अगर जब भी वो सिचुएशंस आएंगी तो उन सिचुएशंस में क्या होगा, फौरन से इंडिविजुअल को फेयर होगा और एंजाइटी होगी।
क्राइटेरिया डी में बताया गया है एगोराफोबिक सिचुएशंस आर एक्टिवली अवॉइडेड, रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ कंपेनियन और आर इंड्योर्ड विद इंटेंस फियर और एंजाइटी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बात हमने क्राइटेरिया बी में पढ़ी है कि अब एगोराफोबिक सिचुएशंस होंगी, यानी कि ऐसी सिचुएशंस के जिनमें इंडिविजुअल को खौफ आ रहा है या फिर एंजाइटी हो रही है, तो वो इन सिचुएशंस को अवॉइड करेगा, अवॉइड करना शुरू कर देगा, या फिर इनमें इन्हें किसी साथी की जरूरत होती है कि जो कि उस टाइम पे इन्हें संभाल सके। अगर ये लोग उन जगहों पे जाने से अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उन जगहों पे जा रहे हैं, तो किसी के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। क्राइटेरिया ई में बताया गया है फियर और एंजाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल डेंजर पोस्ड बाय द एगोराफोबिक सिचुएशंस एंड टू द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो भी एंजाइटी या फियर इन्हें आ रहा है, एक्चुअल में वो चीज इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इनके थॉट्स उस चीज से रिलेटेड इस तरह से हो जाते हैं, तो वो इनके लिए अगोराफोबिक सिचुएशंस इनके लिए एक जो है ना डेंजर इनके लिए बन जाती है। और इवन के ये सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज कुछ गलत नहीं होती है। जिस चीज से इन्हें एंजाइटी या फेयर हो रहा होता है, हम उनके कल्चर में भी ये चीज, इस चीज से डरना या घबराना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना इन सिचुएशन से भाग रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया एफ में बताया गया फेयर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ और मोर। यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन बताया गया है एगोराफोबिक सिचुएशंस का, सिम्टम्स का, कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ होगा या 6 मंथ से ज्यादा होगा। मिनिमम 6 मंथ हम कह सकते हैं और मैक्सिमम मोर देन 6 मंथ। फेयर और एंजाइटी और अवॉइडेंस का क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। यानी कि ये जो भी फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, और उस फियर और एंजाइटी की वजह से जो इंडिविजुअल अवॉइड कर रहा है एगोराफोबिक सिचुएशन से, तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करनी चाहिए, यानी कि उसकी वजह से पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी और उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी। क्राइटेरिया एच में बताया गया इफ एन अदर मेडिकल कंडीशन लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पार्किंसन डिजीज है इज प्रेजेंट, द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज क्लियरली एक्सेसिव। वो कह रहे हैं कि जो अगर इस तरह की मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो फेयर, एंजाइटी और अवॉइडेंस होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी और क्लियर होगी। क्राइटेरिया में बताया गया फेयर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन इन बाय द सिम्टम्स ऑफ एन अदर मेंटल डिसऑर्डर। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करके बताई थी कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर के क्राइटेरिया के साथ इसका क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो, अगर कोई इस क्राइटेरिया से हट के कोई सिम्टम प्रेजेंट हो, यानी कि एगोराफोबिक डिसऑर्डर का जो एगोराफोबिया का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होने के बाद भी अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, और तो वो हम किसी और डिसऑर्डर में उसको डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरह से ये एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं होगा। एक दफा इसे मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या आता है कि उन्होंने कुछ सिचुएशंस दी हैं, 5 सिचुएशंस दी हैं, उन 5 में से कोई सी 2 सिचुएशंस में इंडिविजुअल को फियर या एंजाइटी होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल हुआ। उसके बाद इंडिविजुअल उन जगहों पे जाने से अवॉइड करेगा। क्यों अवॉइड करेगा? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वहां पे कोई इशू हो गया तो उसके लिए यहाँ से भागना, अपनी जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर अगर उनकी इस सिचुएशन में उनकी इन जगहों पे उसकी तबीयत खराब हो गई या उसको जो है ना पैनिक लाइक सिम्टम्स शो होने लगे, तो उसके लिए ये एम्बैरेसिंग सिम्टम्स होंगे और उसे जो है ना इस तरह से लोगों का सामना करने में मुश्किल होगी। इस वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं इन जगहों पे जाने से। और एगोराफोबिक सिचुएशंस होती हैं, हमेशा उनकी वजह से एंजाइटी और फियर होगा इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल अवॉइड करेगा इन जगहों पे जाने से। अगर अगर चला भी जाए तो साथ में उन्हें किसी ना किसी के साथ जाएगा कि जो कि उन्हें उस हालत में संभाल सके।
और ये जो भी एंजाइटी होती है ये इवन के इतनी ज्यादा डेंजरस वो चीज नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इनके थॉट्स उस चीज से रिलेटेड, उन जगहों से रिलेटेड इस तरह से हो जाते हैं, तो इन्हें फौरन से जो है ना ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज को जो है ना इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल के थॉट्स उस चीज को लेकर जो है ना नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एंजाइटी हो रही होती है। और ये जो भी एंजाइटी हो रही है, फेयर आ रहा है या फिर अवॉइडेंस पर्सन कर रहा है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ होगा, और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करेगा। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन में सिम्टम्स जो है ना वो क्लियर कट होंगे, आपको सब पता चलेगा कि यहाँ पे पर्सन को जो है ना मेडिकल कंडीशन भी प्रेजेंट है इंडिविजुअल में। तो उस सिचुएशन में फिर ये सिम्टम्स, ये एंजाइटी और फियर ज्यादा होगा। और ये फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस जो है ना किसी और मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ मीट ना कर रही। यहाँ पे हमारा एगोराफोबिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डीएसएम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जब ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कोई पर्सन फुलफिल कर जाए, फिर हम उसको ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, एगोराफोबिया। यहाँ पे ये इसके डायग्नोस्टिक फीचर हैं, और नेक्स्ट इसका कोर्स एंड डेवलपमेंट है, वो आप लोगों ने खुद से रीड करना है। कोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको एज रेंज के बारे में पता चलेगा, और कॉजेस के बारे में भी यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आप लोगों ने अपनी जो है ना नॉर्मल लाइफ में आप लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, या कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि हर वक्त परेशान रहते हैं, किसी ना कोई छोटी से छोटी बात भी है ना, उस छोटी से छोटी बात में भी वो लोग परेशान रहते हैं। तो एक्चुअल में उन्हें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। लेकिन सिर्फ एक बात की, एक सिम्टम की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो फुलफिल भी होना चाहिए। अब हम डीएसएम के अकॉर्डिंग इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का। क्राइटेरिया ए में बताया गया है एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी occurring more days than more not for at least 6 months, about a number of events or activities such as work or school performance etc। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होगी और उससे परेशानी होगी, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो कह रहे हैं कि मोर देन जो है ना 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए। मोर देन 6 मंथ का यहाँ पे नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा सिर्फ एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ नहीं होगा। और इसमें इंडिविजुअल को किन एक्टिविटीज में, कुछ एक्टिविटीज या कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे कि जिनमें इंडिविजुअल को एंजाइटी रहेगी, जैसा कि अब उसकी वर्क लाइफ है या उसकी स्कूल परफॉर्मेंस है या फिर उसकी जो जो भी उसकी फंक्शनिंग है, जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, उनको लेकर वो इंडिविजुअल परेशान रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहेगा। कि एंजाइटी उन्हें क्या होगी कि कहीं जो है ना एंजाइटी क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड होती है, तो इन्हें यही होगा कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये काम खराब ना हो जाए, कहीं हमारा काम खराब ना हो जाए, हम इतनी मेहनत करें उसके बाद भी काम खराब ना हो जाए, हमारी स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन खराब ना हो जाए। देखिए अब प्रेजेंटेशन से पहले एंजाइटी होना एक नॉर्मल चीज है। वो चीज आप वो एंजाइटी आपको अलर्ट करती है और आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं इस तरह से। लेकिन अगर वो इवेंट होने के बाद भी आपको एंजाइटी रहे तो वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जब प्रेजेंटेशन से पहले हर बच्चे को एंजाइटी होती है, और प्रेजेंटेशन देने के बाद वो एंजाइटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो एंजाइटी प्रेजेंटेशन के बाद भी खत्म ना हो, इवेंट खत्म हो जाए, एंजाइटी खत्म ना हो, तो वो एक नॉर्मल चीज नहीं होती है।
क्राइटेरिया बी में बताया गया है इंडिविजुअल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी वरी, यानी कि इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इस परेशानी को कंट्रोल करना। वो खुद से इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है कि उसे जो थॉट्स आ रहे हैं अपनी जिस भी फंक्शनिंग या जिस एक्टिविटी या जिस इवेंट से लेकर, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन के इवेंट खत्म भी हो जाए फिर भी उसको एंजाइटी रहती है। क्राइटेरिया सी में बताया गया है इंडिविजुअल and worry are associated with three or more of the following six symptoms, with at least some symptoms having been present for more than not for these past 6 months। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो एंजाइटी ये वरी है ये एसोसिएट करती है कि ये जो नीचे 6 सिम्टम्स दिए गए हैं इनमें से कोई से 3 सिम्टम्स के साथ एसोसिएट करती है। और अगर ये चिल्ड्रन में हो तो इस इनके लिए इन 6 में से कोई एक सिम्टम इसके साथ एसोसिएट करेगा। और अगर अडल्ट्स की हम बात करें तो उनमें इनमें से कोई से 3 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें नंबर 1 है रेस्टलेसनेस और फीलिंग गाइड अप ऑन एज, यानी कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस महसूस करना, बेचैनी महसूस करना, बीइंग इजीली फैटिग्ड, बहुत आसानी से थकावट हो जाना, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक। कि किसी टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपको कंसंट्रेट, आप काम कर रहे हैं लेकिन काम आप ठीक तरीके से हो ही नहीं रहा क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और आपका माइंड भी उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि आपको कोई आइडियाज नहीं आ रहे होते इस वर्क से रिलेटेड। इरिटेबिलिटी है, मसल टेंशन है, स्लीप डिस्टरबेंस है, डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप, रेस्टलेस अनसेटिस्फाइंग स्लीप, यानी कि नींद नहीं आती है, स्लीप में डिस्टरबेंस होगी, सोते नींद जो है ना पूरी नहीं होगी, सोते रहना, यानी कि मुसलसल ये है ना कि रात को जैसे फौरन से हर 5 मिनट बाद आंख खुल जाती है, या रेस्टलेसनेस होती है, अनसेटिस्फाइंग स्लीप होती है। क्राइटेरिया डी में बताया गया है एंजाइटी वरी और फिजिकल सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। यहाँ पे कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं तो वो भी फिजिकल सिम्टम्स भी इसी में इंक्लूड होंगे। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रेस कॉज करे वो यानी कि उसकी वजह से पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। और ये जो डिस्टर्बेंस है किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो। और क्राइटेरिया एफ में बताया गया है कि ये जो भी डिस्टर्बेंस है किसी और मेंटल डिसऑर्डर में इसका क्राइटेरिया या इसके सिम्टम्स एक्सप्लेन ना होते हो, यानी कि आप लोगों ने मर्ज नहीं करना है किसी और मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ इन सिम्टम्स को। अगर यहाँ पे हमारे ये सारे क्राइटेरिया ए यहाँ पे जो बताया गया है कि एंजाइटी या वरी होगी और उसे जो है ना इवेंट और एक्टिविटीज खत्म भी हो जाए उसके बाद भी टेंशन रहे और ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है इसका, और इंडिविजुअल के लिए उस परेशानी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और क्राइटेरिया सी में बताया गया है कि ये जो भी वरी है, एंजाइटी है, ये एसोसिएट करती है इनमें से कोई से 3 से ज्यादा सिम्टम्स के साथ। और क्राइटेरिया डी में बताया गया है कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करेगी। और ये जो भी डिस्टरबेंस है किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। ये सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन की वजह से हम तब कहते हैं कोई सब्सटेंस या ड्रग के यूज के फौरन बाद या किसी मेडिसिन के यूज के फौरन बाद अगर इस तरह से सिम्टम्स आ जाएंगे तो हम उसे ड्यू टू सब्सटेंस और मेडिकल इंड्यूस्ड कहेंगे। क्राइटेरिया एफ में बताया गया है कि किसी भी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ इसके सिम्टम्स एक्सप्लेन ना होते हो। यहाँ पे हमारा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डीएसएम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके जो डायग्नोस्टिक फीचर हैं और कोर्स एंड डेवलपमेंट है वो रीड करना है आप लोगों ने खुद से। के बाद हमारे पास सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हम तब कहेंगे कि जब ये एंजाइटी के जो भी सिम्टम्स हैं ये किसी सब्सटेंस के यूज के फौरन बाद, किसी ड्रग के यूज के फौरन बाद आए हो या किसी मेडिसिन के यूज के फौरन बाद आए हो तो उसे हम सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाते हैं।
स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर वो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं कि जिनमें क्राइटेरिया तो मीट कर रहा होता है, कुछ कुछ क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो मीट नहीं कर रहा था, तो इसको हम स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर कह देते हैं। और अनस्पेसिफाइड में क्या होता है कि अनस्पेसिफाइड में हमें पता ही नहीं होता कि आगे कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है भी नहीं, और कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स इतने क्लियर कट नहीं होते, इसमें सिर्फ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हम इसे अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस कर देते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, और यहाँ पे हमारा जो एंजाइटी डिसऑर्डर का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ अगर आपके किसी फ्रेंड को नहीं पता है इस फ्री डीएसएम इंटर्नशिप के बारे में, तो उनके साथ ये लेक्चर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले और वो भी इस अपॉर्चुनिटी से अवेल हो सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।